हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। इन्वायरमेंट के पीटी 365 की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा एवियन स्पीसीज के बारे में, देखेंगे यानी कि पक्षी प्रजाति के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और दो तीन टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 197 पेज का ये पूरा था, ठीक। उसमें से 101 पेज तक, आज 101 पेज से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद पॉलिटी या जो आप लोग बोलेंगे सब्जेक्ट वो मैं लेकर के आऊंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रजाति है पक्षी की। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। तो अभी न्यूज में देखिए, यहाँ पे वही पक्षियों को हम लोग पढ़ेंगे जो साल भर न्यूज में चल रही हैं। तो इनकी प्रजाति देखिए, इनके बारे में पूछ लेता है। इनका जैसे आयुष्मान स्थिति क्या है ये पूछ लेता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 के तहत इनको किस शेड्यूल में रखा गया है, साइट्स में इनको किस परिशिष्ट में रखा गया है, ये सब एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये देखेंगे, ठीक है। तो जो न्यूज में चलेगा साल भर, वही जो पक्षी है या पशु है, उसी के बारे में एग्जाम में पूछता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। और उनका जो पर्यावास यानी नेचुरल हैबिटेट, ये कहाँ पे रहते हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर संरक्षण स्थिति की बात करें तो आयुसीएन स्थिति, जो आयुसीएन की रेड लिस्ट आती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की, उसमें इनका जो स्थिति है इनकी, वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्थिति, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत देखें तो शेड्यूल 1 में इनको रखा गया है। और साइट्स में देखें तो परिशिष्ट 1 में साइट्स में रखा गया है, ठीक है। ये पूरा साइट्स क्या है, साइट्स ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। ये जो फ्लोरा एंड फौना की प्रजातियों को जो व्यापार किया जाता है, तो उस पे देख रेख करता है कि कोई इनसे व्यापार से जो है इनको हानि तो नहीं पहुंच रहा है। ये इसके लिए साइट्स बनाया गया, तो परिशिष्ट 1 में इसको रखा गया है, ठीक है। अब अगर विशेषता की बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानीय प्रजाति है। ये चीज याद रखिएगा, आपको कथन कारण में, ठीक है, और यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप की ये स्थानीय प्रजाति है। अब ये पक्षी लंबे घासों से युक्त कृषि जो भूमि होता है, कृषि युक्त भूमि, वहीं पे ये पाए जाते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, भारत में पाई जाने वाली जो बस्टर्ड प्रजातियां हैं, तो कौन कौन सी प्रजाति है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है, लेशर फ्लोरिकन है, और बंगाल फ्लोरिकन है। तो ये तीन प्रजातियां जो कि भारत में पाई जाती हैं। इनको मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा कि स्थानिक भाषा में इनको सोन चिड़िया बोला जाता है। राजस्थान में इनको गोडावन बोला जाता है, और महाराष्ट्र में इनको मलधोक बोला जाता है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, इसको याद कीजिएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में कि स्थानिक भाषा में इनको क्या बोला जाता है। सोन चिड़िया कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। गोडावन कहाँ पे, राजस्थान में। और मलधोक बोला जाता है महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे जीआई भी के खतरे, अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के समक्ष जो खतरे हैं वो देखते हैं, तो व्यापारिक कृषि विस्तार के परिणाम स्वरूप इनके पर्यावासों का जो हो रहा है वो नुकसान, मतलब पर्यावासों को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे इनके मतलब नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहा है, तो ये भी खत्म हो रहा है। व्यापारिक कृषि विस्तार के कारण ये ऐसा हो रहा है। हाई टेंशन बिजली की जो तारे हैं, वो टकराती, इनसे अगर वो टकराते हैं तो खतरा होता है, मतलब सीधे इनकी जान चली जाती है। तेजी से चलने वाले जो वाहन है, गाँव के जो आवारा कुत्ते हैं, इनसे भी इनको खतरा होता है। पर्यावास की बात करें, हैबिटेट की बात करें, तो ये मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में ही पाए जाते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, तो राजस्थान में इनकी सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। इसको डबल स्टार्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक आबादी भारत में कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। तो ये पूरा हम लोगों ने देखा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है वेस्टर्न ट्रैगोपैन आता है, जो कि ट्रैगोपैन यहाँ पे मेलानोसे फालस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वेस्टर्न जो ट्रैगोपैन है, ये हिमाचल प्रदेश की सराहन यहाँ पे फिनसेंट्री और वेस्टर्न ट्रैपोगन की आबादी में क्रमिक रूप से वृद्धि देखी गई। तो हिमाचल प्रदेश, इनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो हिमाचल प्रदेश ही है, तो वहां पे इनकी संख्या में वृद्धि देखी गई, इसलिए ये न्यूज में चल रहा है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, वेस्टर्न ट्रैगोपैन है। अब इनकी आयुसीएन अगर स्थिति देखें तो वुल्नरेबल है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 के तहत देखें तो शेड्यूल 1 में रखा गया। साइट्स में देखें, अगर साइट्स के तहत, तो परिशिष्ट 1 में रखा गया है। विशेषता क्या है इनका, तो विशेषता ये है कि प्रजनन काल अप्रैल से जून तक के दौरान इनका प्रजनन काल होता है। उसके दौरान ये पक्षी जो है वो समशीतोष्ण शंकुधारी एवं पर्णपाती वनों में निवास करते हैं। तो समशीतोष्ण शंकुधारी पर्णपाती वन हिमाचल प्रदेश का एरिया जो है, उधर में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यह पक्षी सामान्यतः पत्तियों, ठीक है, सूट्स और बीजों को खाता है। तो ये एक तरह से शाकाहारी है, पत्ती, प्ररोह और बीजों को खाते हैं। लेकिन कीड़े व अन्य अकशेरुकी जो इनका जीवों का भी ये भक्षण करते हैं। तो ये मांसाहारी शाकाहारी दोनों हैं।
खतरा क्या है इनको, किससे खतरा है, तो निर्वाह कृषि के कारण इनमें जो अधिकतम इनका ह्रास और विखंडन हो रहा है। पर्यावास की बात करें तो ये उत्तर पश्चिम हिमालय, ठीक है, उत्तर पश्चिम हिमालय अगर देखें हम लोग तो सही कर देते हैं, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम हिमालय अगर देखें तो यहाँ पे ये वाला एरिया उत्तर पश्चिम हिमालय, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, और उत्तरी पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। संरक्षण के उपाय क्या है, हिमाचल प्रदेश का ये क्या है, राजकीय पक्षी है, तो ये याद कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश का ये स्टेट बर्ड है यानी राजकीय पक्षी है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे डोडो। डोडो क्या है, देखिए यहाँ पे रैफस कुकुलैट्स भी कहते हैं इसको, तो ये डोडो है। अब देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे डोडो को आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज में क्यों चल रहा है ये देखते हैं, तो 17वीं सदी के अंत में विलुप्त हो चुके डोडो पक्षी को दुनिया में वापस लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, संरक्षणवादी जो है। इनकी जो आयुसीएन स्थिति क्या है, एक्सटिंक्ट है, मतलब ये खत्म हो चुके हैं। विशेषता क्या है, ये पक्षी उड़ने में सक्षम नहीं होता, ये पक्षी है लेकिन उड़ने में ये सक्षम नहीं होता। डोडो कबूतर की फैमिली से ये संबंधित पक्षी है। डोडो का जो निकटतम जीवित संबंधी अगर देखें तो ये निकोबार कबूतर है। इस टाइम अगर कोई जीवित है इनका संबंधी, निकटतम संबंधी, तो वो निकोबार कबूतर है, ठीक है, और डोडो कबूतर जो है ये क्या हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं। इनके विलुप्ति के कारण क्या है माना जाता है, तो वनों में जो व्यापक वनों की कटाई हुई है, शिकार, डच लोगों द्वारा इस द्वीप पर लाए गए जीवों द्वारा डोडो के जो घोंसले को नष्ट कर देना, ये सब, तो मतलब जो जब आए थे डच लोग आए थे तो वो अपने साथ पक्षी लाए थे, तो वो पक्षी जो है ये डोडो के घोंसले को खत्म कर देना, ये भी एक कारण है। पर्यावास अगर देखें यहाँ पे तो मॉरिशस द्वीप की स्थानिक प्रजाति है ये डोडो, ये चीज याद रखिएगा, स्थानिक प्रजाति कहाँ की है, तो मॉरिशस द्वीप की स्थानिक प्रजाति है डोडो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है मैनग्रोव पिट्टा पक्षी, यानी कि पिट्टा यहाँ पे मेगारिंचा इसको बोलते हैं। ये ओडिशा में मैनग्रोव पिट्टा पक्षियों की पहली गणना की गई है, ओडिशा में की गई है। लगभग 179 पक्षियों को यहाँ पे देखा गया। अगर इनकी आयुसीन स्थिति देखें रेड लिस्ट में तो नियरली थ्रेटन्ड है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 के तहत इनको शेड्यूल 2 में रखा गया है। ये है आपका मैनग्रोव पिट्टा, ठीक है। विशेषता क्या है, यह एक एकांत प्रिय पक्षी है, इसकी लंबाई 17 से 19 सेंटीमीटर तक होता है, वजन कितना होता है, 45 से 62 ग्राम तक होता है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है, इसलिए मैंने सोचा कि पूरा आप लोग देखिए, जो लोग 2025 के लिए यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा रहेगा ये लेक्चर, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंट से। पेटेंट स्टार क्या है, तो पेटेंट स्टार देखिए यहाँ पे विपक्षी है, इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में पेटेंट स्टार के सबसे बड़े झुंडों में से एक आंध्र प्रदेश में देखा गया है, इसलिए ये न्यूज में चल रहा है। तो आयुसीएन स्थिति इनका नियरली थ्रेटेंड है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 के तहत इनको शेड्यूल 2 में रखा गया है, ठीक है। विशेषता क्या है, यहाँ पे सिकोर नीडी कुल से ये संबंधित पक्षी हैं, ये चीज है यहाँ पे। फिर आ जाते हैं हम लोग जलीय प्रजातियां देख लेते हैं, एक्वेटिक। अभी हम लोगों ने पूरा बर्ड देखा, ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग एक्वेटिक स्पीसीज। एक्वेटिक स्पीसीज में अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो घोल है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। तो घोल, या इसको ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर भी बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे घोल बोलिए या तो ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर। ये गुजरात के घोल प्रजाति की मछली को यहाँ पे स्टेट फिश घोषित किया है, तो ये जो घोल प्रजाति है ये गुजरात ने किया है, गुजरात ने इसको स्टेट फिश का दर्जा दिया है, तो ये वहाँ की राज्य मछली है, ठीक है। इसकी घोषणा जो है वो ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में की गई थी, कि ये क्या है, गुजरात राज्य की ये राजकीय पक्षी है, सॉरी राजकीय, ये एक्वेटिक आएगा ना, तो राजकीय यहाँ पे फिश है, ठीक है, मछली है। विशेषता में देखें तो औषधियों में प्रयोग किया जाता है, व्यवसाय में इनका बहुत महत्व है, ठीक है, ये चीज है। इस मछली के स्विम जो ब्लैडर की कीमत बहुत अधिक होती है, ये भी यहाँ पे है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे आता है पर्यावास की बात करें तो घोल प्रजाति की जो मछली है वो हिंद महासागर में, फारस की खाड़ी में, प्रशांत महासागर तक बड़े पैमाने पे ये पाई जाती हैं। हिंद महासागर में देखें तो गुजरात का जो एरिया आता है, इंडिया में अगर देखें तो गुजरात का जो एरिया आता है वहां पे पाई जाती हैं। गुजरात की राज्य की पक्षी भी है, इसलिए इसको भी याद कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर सरीसृप, कीट और उभयचर आदि के बारे में देखते हैं तो घड़ियाल के बारे में पढ़ लेते हैं। उड़ीसा की महानदी, ठीक, महानदी कहाँ पे बहती है, उड़ीसा में। उड़ीसा की महानदी में यहाँ पे सतकोशिया गार्ज के पास 35 नवजात घड़ियाल यहाँ पे देखे गए। घड़ियाल क्या है, ये मगरमच्छ की एक प्रजाति है घड़ियाल, ये देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। अगर इनके संरक्षण की स्थिति देखें, आयुसीएन में इनके इनकी जो स्थिति है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 के तहत ये शेड्यूल 1 में आते हैं। साइट्स में अगर देखें तो परिशिष्ट 1 में इनको रखा गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। अब देखिए घड़ियाल की जो खास विशेषता है क्या है, इसकी जो स्टाउट है, स्टाउट यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे आप,
सभी मगरमच्छों में सबसे पतला और सबसे लंबा होता है। तो ये इसकी विशेषता है घड़ियाल की कि ये सभी मगरमच्छों में सबसे लंबा और सबसे पतला होता है। अन्य मगरमच्छों के विपरीत जो होता है, घड़ियाल जो होते हैं वो गर्म रुधिर वाले प्रजाति होते हैं, यानी कि अन्य जो मगरमच्छ होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो ये क्या है, ये उनकी तुलना में ये वार्म ब्लडेड स्पीसीज को खाते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कोल्ड देखिए, मगरमच्छ जो है वो कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज को खाते हैं, घड़ियाल ये वार्म ब्लडेड स्पीसीज को खाते हैं, ये अंतर है माइनर सा, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पर्यावास की भी बात कर लेते हैं। अगर हैबिटेट की बात करें तो ये विशेष रूप से गहरे, साफ, तेज बहाव वाले जल में और खाड़ी ढाल वाले रेतीले क्षेत्रों में ये नदी में पाए जाते हैं। वयस्क घड़ियाल जो है तो स्थिर गहरे तालाबों को पसंद करते हैं, जो नदी के खड़े मोड़ और नदी संगमों पर बने होते हैं। घड़ियाल मुख्यतः कहाँ पे देख मतलब है पाए जा रहे, तो चंबल नदी में पाए जाते हैं। चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा। फिर आता है यहाँ पे रेड सैंड बोआ। रेड सैंड बोआ के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है आप देखिएगा तो यहाँ पे इसकी आयुसीएन स्थिति देखिए तो नियरली थ्रेटन्ड है, ठीक है। ये सांप की एक प्रजाति है रेड सैंड बोआ, ये आप देख पा रहे होंगे। इसको दो मुहा सांप भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी जो पूंछ होती है वो भी एकदम गोलाकार होती है, जैसे लगता है इसके मुंह की तरह ही है, तो इसलिए इसको दो मुहा सांप बोला जाता है। जबकि जो है ये देखिए इधर इनका इसका फेस इधर है, ये पूंछ है, लेकिन पूंछ का भी स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे गोलाकार ही है, जैसे लगता है कि दो मुंह है, ठीक है। इसलिए इसको दो मुहा सांप भी बोला जाता है। ये रेड सैंड बोआ जो सांप की एक प्रजाति, ये भी याद रखिएगा। देखिए ये इसमें जहरीला मतलब ये जहर इसमें नहीं होता है, तो जहरीला नहीं होता है। तो इसको जो है बहुत जैसे औषधि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सौंदर्य जो सामान बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, और जो काला जादू वगैरह करते नहीं है उसके लिए भी लोग यूज करते हैं इसका। तो यहाँ पे आईयूसीएन अगर स्थिति देखें तो नियरली थ्रेटन्ड है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 के तहत देखें तो शेड्यूल 1 में रखा गया है। साइट्स अगर देखें तो परिशिष्ट 2 में रखा गया है, ठीक है। ये गैर विषैला है, दो सिर वाला इसको सांप भी बोला जाता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी भारी मांग है। अब ये इनका जो नेचुरल हैबिटेट की बात करें तो भारत, पाकिस्तान और ईरान में ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है डांसिंग फ्रॉग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में पूछा भी हुआ है ऐसे क्वेश्चन। जो डांसिंग फ्रॉग है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसका ये पैर है, ठीक है। तो आईयूसीएन के दूसरे वैश्विक उभयचर आकलन के अनुसार पश्चिमी घाट के जो है, देखिए इनका जो नेचुरल हैबिटेट की बात करते हैं पश्चिमी घाट। अगर आप मैप देखेंगे तो ये जो घाट है ये एरिया है पश्चिमी घाट, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ठीक है, और जहाँ पे केरला आता है। तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं डांसिंग फ्रॉग। सर्वाधिक जो है इनका संकटग्रस्त उभयचर प्रजातियों में से ये एक है। स्थिति यदि संरक्षण स्थिति की बात करें तो नीलगिरी दो हैं। नीलगिरी अगर बात करें डांसिंग फ्रॉग तो ये वल्नरेबल है। नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी आता है आपका तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे है, यहाँ पे है नीलगिरी, ठीक है। जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसको नीलगिरी है, यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे नीलगिरी जो यहाँ पे जो डांसिंग फ्रॉग पाए जाते हैं उनको नीलगिरी डांसिंग फ्रॉग कहा जाता है। इनकी जो स्थिति है ये क्या है, वल्नरेबल है। लेकिन वाइल्ड चिल्ड डांसिंग फ्रॉग जो है उनकी वाइल्ड चिक्ड है, यहाँ पे चिक्ड डांसिंग फ्रॉग, इनकी स्थिति एंडेंजर्ड है। ये भी याद कीजिएगा कि इंडेंजर्ड किसकी स्थिति है और नीलगिरी डांसिंग फ्रॉग की स्थिति वल्नरेबल है। विशेषता क्या है, इनका नाम डांसिंग फ्रॉग इससे रखा गया क्योंकि ये फूड फ्लैगिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है ये देखिए जो फूड फ्लैगिंग कर रहे हैं, यहाँ पे अपने पैरों को ऊपर ऐसे करते हैं फिर उसको हवा में लहराते हैं, ठीक है। इसलिए इनको डांसिंग फ्रॉग कहा जाता है। पर्यावास की बात करें तो ये पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल हैबिटेट याद कीजिएगा तो पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है। दो टाइप के हैं, नीलगिरी डांसिंग फ्रॉग, व्हाइट चिक्ड डांसिंग फ्रॉग। स्थिति देखें नीलगिरी की तो वल्नरेबल, व्हाइट चिक्ड की देखें तो इंडेंजर्ड है। बस इतना ही याद कर लीजिएगा। फिर पीले रंग के पेट वाला जो समुद्री सांप है इसको पेलामिस प्लेटूरस कहा जाता है। ये बंगाल की खाड़ी में पीले रंग का जो सांप, पेट वाला सांप है, समुद्री सांप, ये पाया जाता है। तो संरक्षण स्थिति देखें तो लीस्ट कंसर्न उनकी संरक्षण स्थिति है। अब देखिए ये पूरा खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्लांट स्पीसीज के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट स्पीसीज में देखते हैं तो गुच्छी मशरूम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में भी चल रहा था। तो गुच्छी मशरूम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे है क्या, ये मौसम न्यूज में जो चल रहा था इससे नहीं पूछेगा। विशेषता देखते थे, गुच्छी मशरूम जो है ये मोरेल मशरूम के नाम से भी ये जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे महंगे फंगस में से एक है। ये देखिए ये कहाँ पे उगते हैं, तो ये सड़ती हुई लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं उन पे गुच्छा बनाते हैं। जैसे बरसात में क्या होता है ना, लकड़ियां लकड़ियां जैसे नीम की लकड़ी या पीपल की किसी की भी लकड़ी काट के रख दी जाती है, जब बारिश होता है तो वो क्या लकड़ी सड़ने लगता है, गीली लकड़ी रहती है, गीली हो जाती है। तो जो सड़ती हुई लकड़ी रहती है उस पे ये गुच्छों का निर्माण करते हैं ऐसे। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये
तो ये जो है ये सीजन वाइज ही बनते हैं, ये बरसात में ही बनते हैं, ठीक है। ये बसंत ऋतु के कुछ सप्ताह तक ही ये प्राप्त होते हैं, यानी कि बरसात के सीजन में ये, इसकी खेती ऐसी नहीं है कि चाहे जब मन हो तब नहीं कर सकते, ये बरसात में नेचुरली जो है ये उगते हैं, ठीक है। तो गुच्छी मशरूम की खेती व्यावसायिक रूप में नहीं की जा सकती, क्यों? क्योंकि जब बारिश पड़ेगा, लकड़ी सड़ेगा, ये तभी ये होता है। तो ये एक सीजन में होता है, मतलब 3-4 वीक तक ही रहता है, बरसात जब पड़ता है, खूब जम के बारिश होता है तब। देखिए ये बार-बार अलग स्थान पे उगता है, मतलब हर बार ये अलग-अलग स्थान पे उगता है, ऐसा नहीं है कि एक जगह उग गया तो फिर दूसरी दूसरी बार वहीं पे उगेगा। स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। ये मशरूम में क्या-क्या पाया जाता है? पोटेशियम, विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी सहित डी भी इसमें पाया जाता है, तांबा, और यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है और ये बहुत महँगा इसीलिए मिलता है। अगर यहाँ पे देखें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में ये पाई जाती है, ठीक है। अन्य यहाँ पे देखते हैं तो बाओबाब, ये क्या है? तो बाओबाब जो है, हाल ही में वन विभाग ने बाओबाब वृक्ष को व्यावसायिक रूप से उपयोग के लिए काटने की अनुमति दी है। अब देखिए ये जो भील जनजाति है, भील ट्राइब्स है, ये वन विभाग के इस निर्णय का विरोध कर रही है, इसलिए ये न्यूज में चल रहा है, ठीक है। संरक्षण स्थिति देखें तो ये लीस्ट कंसर्न है, इनकी संरक्षण स्थिति ये है, बाओबाब का वृक्ष, ये देख पा रहे होंगे आप लोग। विशेषता देखें यहाँ पे, बाओबाब जो है वो है एडेनसोनिया कुल से संबंधित है। ये अफ्रीका की कुछ भूमि, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया की जो स्थानिक प्रजाति है वहां पे इस उसकी ये है। तो ये मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया की स्थानिक प्रजाति है बाओबाब, ठीक है। इसमें बैरल के आकार के सामान्य तने होते हैं और यह साधारण दीर्घायु और यहाँ पे एथनोबैटनिकल महत्व के लिए ये प्रयुक्त होता है। ये वृक्ष जो है कितने 2000 साल तक ये जीवित रहते हैं। फिर आता है यहाँ पे जेंटियाना कुरु। जेंटियाना कुरु ये उत्तराखंड वन विभाग ने सफलतापूर्वक इस पौधे को विलुप्त होने से बचा लिया है, इसलिए ये न्यूज में चल रहा है। इसकी जो स्थिति है, आयुसीएन स्थिति, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसकी स्थिति चल रही है, ठीक है। और ये देखिए उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, वहां पे ये पाया जाता है। तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है, जैसे ये यकृत रोग के लिए, पाचन विकारों के लिए, मधुमेह, अस्थमा, मूत्र संक्रमण के उपाय मतलब उपचारों के लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभकारक है, इसलिए जो है जेंटियाना कुरु याद रखिएगा। अब देखिए कुछ नई खोजी गई प्रजातियां हैं, जिसमें आप देखिए अगर तो यहाँ पे लिशियो नोट्स नाम चूमी आता है। ये कहाँ पे खोजी गई प्रजाति है? तो ये नई प्रजाति है जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने के वैज्ञानिकों ने इसको खोजा है, ठीक है। ये जीनस जो है ये हिमाचल, देखो हिमालय प्रदेश जो, सॉरी हिमालय जो है, हिमालय का जो एरिया है, और जापान है, इंडोचीन के क्षेत्र की जो है ये स्थानिक पादप है, यानी स्थानिक जो है ये प्लांट है, ठीक है। इसको ये खोजी गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और छोड़ देते हैं हम लोग, इतना डीप में नहीं जाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, वन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए वन में अगर देखें तो इको सेंसिटिव जोन होता है, इको ESZ बोलते हैं इसको, इको सेंसिटिव जोन। ये सुर्खियों में क्यों है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दाचीगामा जो नेशनल, यहाँ पे दाचीगामा होगा, दाचीगामा नेशनल पार्क तथा यहाँ पे हजवास यानी कि बालटाल और ओवेरा अन्य जो उरु वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अधिसूचना का मसौदा जारी किया, इससे ये न्यूज में चल रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में देख लेते हैं, तो ये है क्या? तो ये जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को संरक्षित क्षेत्रों के लिए सॉग ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पे बनाया जाता है। यहाँ पे देखते हैं तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत जो गतिविधियां हैं, तो कौन सी गतिविधियां वो प्रोहिबिटेड है यानी कि प्रतिबंधित है, कौन सी रेगुलेटेड है यानी विनियमित है, और कौन सी यहाँ पे स्वीकृति है यानी कि स्वीकृति मिली है कि यहाँ पे आप परमिशन दिया गया है कि ये आप चीज कर सकते हैं यहाँ पे। तो देख लेते हो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां प्रतिबंधित है यानी कि प्रोहिबिटेड है। तो यहाँ पे जो है आप वाणिज्यिक खनन नहीं करा सकते, आरा मिलों की स्थापना नहीं कर सकते, प्रदूषणकारी उद्योग, बृहद जल विद्युत परियोजना, ये सब प्रतिबंधित है यहाँ पे। रेगुलेटेड की बात करते हैं तो वृक्षों की कटाई, कृषि प्रणाली में व्यापक परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए रूल रेगुलेशन दिया गया है पूरा। भूजल संचयन एवं होटलों एवं जो रिजॉर्ट की स्थापना सहित अगर ये सब करना है तो ये सब पूरा आपको रूल रेगुलेशन इसका दिया गया है। स्वीकृति क्या क्या मिली है? तो जो स्थानीय समुदाय वहां पे रहते हैं, जैसे जो ट्राइब्स रहते हैं, वो कृषि यहाँ पे कर सकते हैं, बागवानी फसल की मतलब बागवानी वहां पे लगा सकते हैं, वर्षा जल संचयन कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, दो एनर्जी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसके स्रोतों का हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग इसमें कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में ये आ जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करें नेशनल वाइल्ड लाइफ कार्य, यहाँ पे तो राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के अंतर्गत देखें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है यहाँ पे इसके
इसको छोड़ देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं इसको। तो राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002 से 2016 के अनुसार क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्य की सीमाएं हैं वो 10 किलोमीटर के भीतर तक स्पेशल जो है सेंसिटिव यहाँ पे सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आएगी। कितने किलोमीटर की एरिया? 10 किलोमीटर तक के एरिया। ठीक है, जो वन है उसके 10 किलोमीटर तक के एरिया जो अंदर के रहेंगे वो आएंगे आपको इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत यहाँ पे आएंगे। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रत्येक जो संरक्षित वन है, राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि यहाँ पे पूरा टोटल जो फॉरेस्ट है और राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके चारों ओर का 1 किलोमीटर का जो एरिया है वो आएगा इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत। इसको याद कीजिएगा। फिर आता है यहाँ पे 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2022 का उसका निर्णय जो है वो इको सेंसिटिव जोन पे लागू नहीं होगा। इसके बारे में फिर मसौदा तैयार किया गया और ये अधिसूचना पहले ही मतलब जो जारी किया जा चुका है। 2022 के निर्णय में जो यहाँ पे जो 2022 के उन क्षेत्रों पर भी ये लागू नहीं होगा जो यहाँ पे 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र था। ठीक है, अब क्या है, सीधे सीधे याद कर लीजिए कि यहाँ पे है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के भीतर 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह की खनन गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये चीज याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब दाचीगामा नेशनल पार्क, इसकी स्थिति देख लेते हैं। तो ये कहाँ पे है दाचीगामा नेशनल पार्क? दाचीगामा नेशनल पार्क जो है, दाचीगाम नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर में और हिमालय की जो जबरवान पर्वत श्रृंखला है वहां पे स्थित है। तो लोकेशन देखिए यहाँ पे मैप पे दिखाया गया है, ये जम्मू कश्मीर में दाचीगाम नेशनल पार्क पाया जाता है। ठीक है स्थिति इसकी है। ये डल झील के जलग्रहण क्षेत्र के लगभग आधे भाग पर यह फैला हुआ है। डल झील भी जम्मू कश्मीर में है। अगर यहाँ पे फौना की बात करें तो फौना में देखते हैं तो हंगूल या कश्मीरी स्टैग बोलते हैं इसको, कश्मीरी बारहसिंगा, ये जो है यहाँ का राजकीय पशु भी है। कहाँ का? यहाँ का जम्मू कश्मीर का। दाचीगामा नेशनल पार्क में ये बड़ी मात्रा में पाया जाता है। और भारतीय तेंदुए पाए जाते हैं। हिमालयी ग्रे लंगूर पाए जाते हैं। पीली गर्दन वाले मोटन यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पतियों में आमतौर पर जो हिमालयी नमशीतोष्ण वन है, तो ऊपर में हिमालयी नमशीतोष्ण वन ही पाए जाते हैं। इनमें कश्मीर एल्म आएगा। ठीक है, और यहाँ पे व्हाइट विलो आएगा, हिमालयी चिनार आएगा और खुबानी और यहाँ पे ओक जैसी वनस्पतियां पाई जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे आता है सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बैठती है। तो ये केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत अंतर्गत जो 1986 के तहत क्या हुआ, इसका गठन किया गया है। तो किसके तहत? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ने क्या किया है, किसकी स्थापना? सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की स्थापना किया। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी जो है एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, और ये इस समिति ने 2002 में गठित की गई थी समिति, और फिर इसके बाद इसका क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है, इसका अध्यक्ष और ये सब हम लोग छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, जब एग्जाम पास रहेगा तब पूरा डिटेल में करंट अफेयर्स से पूरा पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यही तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा तो आप लोग देखिएगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर पसंद आ रहा तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज यही तक रखती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।